हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी व्याकरण का अति महत्वपूर्ण प्रकरण जिसका नाम है छंद। ये जो छंद है हर बार आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए क्योंकि आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप सभी हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपके लिए हमने सभी कोर्स को अपलोड कर रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे तो अभी आपके लिए हमने 50% ऑफ रख रखा है, तो वहाँ पर जैसे आप परचेस करोगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। चलिए बात करते हैं छंद किसे कहते हैं। यहाँ पर ये परिभाषा आपको लिखनी रहती है। जब मात्रा अथवा वर्णों की संख्या, विराम, गति, लय तथा तुक आदि से युक्त कोई रचना होती है उसे छंद कहते हैं। अब यहाँ समझने लायक बात यह है, एक तो मात्रा और एक वर्ण। अगर मान लीजिए मात्रा की गिनती यहाँ पर की जा रही है तो वो छंद मात्रिक छंद होता है, और वर्णों की गिनती अगर की जाती है तो वो वर्णिक छंद होता है। अब इनकी जो संख्या है ना, उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है। वहाँ पर विराम क्या है, गति किस प्रकार की है और किस प्रकार का लय है और किस प्रकार तुक है, इन सभी के माध्यम से जो रचना बनती है वो छंद होती है। परिभाषा आप इसी प्रकार से लिखेंगे जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा है। अब छंद में आपको उसके जो अंग हैं वो समझने हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया है ना, विराम, गति, लय, तुक, पाद या चरण, ये छंद के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इन अंगों से भी प्रश्न बनते हैं, तो वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आप सही तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। पाद या चरण ये छंद के अंग हैं। सभी छंदों के 4 भाग होते हैं, प्रत्येक को पाद या चरण कहते हैं। मतलब कि छंद के जो 4 भाग होते हैं उनको पाद या चरण बोला जाता है। ठीक है। यति या विराम, आपसे पूछा यति या विराम किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कविता पढ़ते या गाते समय कहीं कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है, इसी को यति या विराम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मंगल भवन अमंगल हारी, तो ये हारी जो शब्द आया हम यहाँ पर रुक गए। ठीक। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, उसके बाद में जो बिहारी शब्द आया यहाँ पर भी हम रुक गए। ठीक है। इस प्रकार से तो ये क्या है, यति या विराम होता है। अब इसके बाद में आता है मात्रा। मात्रा क्या होता है, स्वर युक्त वर्ण को बोलने में जो समय लगता है ना उसे मात्रा कहते हैं। मतलब कि वर्णों को बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ये सिंपल बात आपको याद रखनी है। मात्रा केवल स्वर या स्वर युक्त व्यंजन की गिनी जाती है। या तो मात्रा स्वर की गिनी जाएगी या फिर व्यंजन की गिनी जाएगी। व्यंजन में स्वर होता है तो ही उसकी मात्रा गिनती की जाती है। इसके बाद में आता है गण। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख दिया यगण, यगण, तो एक वर्ण ये है, एक वर्ण ये है और एक वर्ण ये है। इस प्रकार से तो 3 वर्णों का जो समूह होता है वो गण कहलाता है। इन गणों में आदि, मध्य और अंत के वर्ग के लघु गुरु होने की दृष्टि से गण 8 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जो गण है उसकी संख्या 8 होती है, और उसके लिए सूत्र भी है यमाता राजभान सलगा, यगण मगण तगण जगण भगण रगण सगण नगण। इस प्रकार से 8 गण हो जाएंगे, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये आ चुके हैं, और बिल्कुल आप सही तरीके से कंप्लीट करेंगे। और उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन्हें पहचान सकते हैं। जैसे यगण है, प्रत्येक लघु जो प्रथम जो है वो लघु होता है और शेष गुरु होता है। लघु का मतलब होता है छोटी मात्रा या छोटा वर्ण। ठीक, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। यगण होता है सबसे पहला, प्रथम लघु शेष गुरु होता है। जैसे सुजाता लिखा है तो सुजाता में यगण है। इसके बाद मगण, तीनों वर्ण गुरु होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है बाबा जी, ये तीनों वर्ण गुरु हैं। तगण, पहले 2 गुरु, अंत में लघु होता है। जैसे पाताल लिखा है तो पाताल में 2 तो गुरु है, 1 लघु है। इस प्रकार से गुरु का मतलब क्या होता है, दीर्घ मात्रा होती है, बड़ी मात्रा होती है। इसके बाद रगण आता है, बीच का वर्ण लघु शेष गुरु होता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है याचना। याचना शब्द में कौन सा गण है, अगर इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप रगण बताएंगे। और रगण की क्या विशेषता है, तो बीच का वर्ण जो है वो लघु होता है। ये पहला वर्ण गुरु होता है, बीच का लघु होता है, और फिर उसके बाद जो वर्ण आता है वो भी गुरु होता है।
इसके बाद में जगण, बीच में गुरु शेष लघु रहता है। भगण प्रथम गुरु शेष लघु रहता है। इसी तरह से नगण, तीनों वर्ण लघु रहते हैं, जैसे ये महल। सगण पहले 2 लघु और अंत में गुरु होता है। जैसे सहसा शब्द लिखा है, सहसा में 2 लघु है और 1 गुरु है। गुरु क्यों? क्योंकि बड़ी मात्रा है। लघु क्यों? क्योंकि छोटी मात्रा है। इस प्रकार से जो गण हैं ये 8 प्रकार के होते हैं और 3 वर्णों का समूह जो है वो गण कहलाता है। 3 वर्ण इसमें आते हैं। देखिए 3 वर्ण कैसे, जैसे म, का, न, इसमें 3 वर्ण हैं। ठीक, सरल में 3 वर्ण हैं, तो 3 वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? तो वो गण कहलाता है। और गण 8 प्रकार के होते हैं। अब आता है छंद के प्रकार। देखिए यहाँ पर जो छंद है, ये छंद के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक तो है वर्णिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब देखिए मात्रिक छंद किसे कहते हैं और वर्णिक छंद किसे कहते हैं, यहाँ पर आपको समझना है। मात्रिक छंद, इनके चरणों में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। मात्रिक जो छंद होता है, इसके जो चरण हैं उसमें मात्रा की गणना की जाती है। वर्णिक छंद, इन छंदों के चरणों में वर्णों की संख्या निश्चित रहती है। इसका मतलब ये है कि इसमें वर्णों की गिनती की जाएगी और मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाएगी। और परिभाषा में इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि मात्राओं की गिनती पर आधारित छंद को मात्रिक छंद कहते हैं और वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को वर्णिक छंद कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा जो छंद हैं उनके पुनः 3 प्रकार होते हैं जो कि बिल्कुल उसमें समाये हुए होते हैं। छंदों के पुनः 3 प्रकार होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। सम जो छंद है वो देखिए, सम छंद किसे कहते हैं? सम छंदों के समस्त चरणों में मात्रा या वर्णों की संख्या बराबर होती है, जैसे चौपाई और वंशस्थ। अर्धसम क्या होता है? जिसमें आधी मात्रा समान होती है। अर्धसम का मतलब ही होता है आधी मात्रा समान वाला। छंदों के 2-2 चरणों में मात्राओं या वर्णों की संख्या बराबर होती है, जैसे दोहा और वियोगिनी। इसके बाद में आता है विषम। जो छंद सम या अर्धसम नहीं होते हैं उन्हें क्या विषम कहते हैं। इसे आप ध्यान देंगे, क्या बताएंगे इसमें कि विषम छंद किसे कहते हैं? तो जो छंद ना तो सम है ना ही अर्धसम है, वो जो छंद होता है वो विषम छंद कहलाता है। इसके बाद में वर्णिक छंद के 2 प्रकार होते हैं, एक तो गणबद्ध होता है और एक मुक्तक होता है। गणबद्ध होता है और मुक्तक होता है। अब यहाँ पर कुछ छंद आपको दिए गए हैं। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में आप देखिएगा यहाँ पर सभी जो मात्रा की गिनती पर आधारित है। दोहा मात्रिक छंद है, सोरठा मात्रिक छंद है, चौपाई मात्रिक छंद है, रोला मात्रिक छंद है, बरवे मात्रिक छंद है और सरसी भी मात्रिक छंद है। इसी प्रकार से छप्पे, उलाला, रूपमाला, गीतिका, हरिगीतिका और आल्हा, ये जो छंद है ये मात्रिक छंद हैं। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में आता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद कौन कौन से इसमें आते हैं? तो मुख्य रूप से वसंत तिलका, मंदाकांता, कवित्त, सवैया, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी, शिखरिणी, भुजंग प्रयात, कुंडलिया, वंशस्थ, द्रुत विलंबित आदि, ये जो छंद हैं ये वर्णिक छंद के उदाहरण हैं। तो आप वर्णिक छंद के उदाहरण पूछे तो आप इस प्रकार से बता देंगे और इन सब की डिटेल आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। अब देखिए मात्रिक छंद में हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण छंद जो आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इसमें पहला जो छंद है वो आता है दोहा। इस छंद के विषम अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। मतलब कि पहला और तीसरा जो चरण है उसमें कितनी मात्रा? 13 मात्रा होती है। और उसके बाद में दूसरा और जो चौथा चरण है उसमें 11 मात्राएं होती है। तो 13 किस में पाई जाती है? दोहा में पाई जाती है। और अंत में क्या होता है? दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु अवश्य होता है। गुरु मात्रा फिर लघु मात्रा, गुरु मात्रा और लघु मात्रा, इस प्रकार से होता है। जैसे सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करी जान। तो यहाँ पर अंतिम जो शब्द लिखा है इसमें पे गुरु और लघु है। इसी प्रकार से यहाँ मान लिखा है नीचे देखिए, यहाँ पर भी फिर गुरु और लघु है। वापस आपको उदाहरण ध्यान रखना है। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करी जान, चलई जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। यहाँ पर देखिए मात्रा का अगर हम गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये पहला चरण है। तो पहले चरण में 13 मात्रा कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में ये जो दूसरा चरण है इसमें 11 मात्रा होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो ये 13 11, इसमें 13 मात्रा है, इसमें 11 मात्रा है। ठीक है, अब इसमें भी 13 मात्रा रहेगी और इसमें 11 मात्रा रहेगी।
इस प्रकार से आपका दोहा छंद कंप्लीट होता है। दोहा के बाद में हम बात करेंगे चौपाई और सोरठा छंद। देखिए, जो सोरठा है ये छंद एक प्रकार से दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। जैसे सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, तिहि कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये जो यहाँ पर लाइन लिखी है आपके सामने, इसमें 11 मात्रा है। इसके बाद में यहाँ पर जो लिखी इसमें 11 मात्रा है और इसमें 13-13 मात्रा है। तो ये सोरठा दोहे का उल्टा छंद होता है। इसके बाद आता है चौपाई। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। जो चौपाई है ये सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अंत में प्रायः 2 गुरु होते हैं। ठीक है, मतलब कि 2 गुरु मात्राएं अंत में इसमें पाई जाती है। जैसे उठी कर जोरी रजा यसु मांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साज सरासनु साया कुहाता। यहाँ पर मात्रा की अगर हम गिनती करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो मात्राएं हैं इसमें किस प्रकार से होगी ये देखिएगा। यहाँ हमने गिनी 16 मात्राएं हैं, यहाँ हम गिनेंगे 16 मात्राएं होंगी इस प्रकार से। तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, तो वहाँ पर चौपाई छंद होता है। ठीक है, तो आज आपको ये छंद जो है अवश्य इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे, और ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना।